आपका चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 5। हाँ, जो आपका सितंबर में आना लास्ट चैप्टर है आपका। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है। इसमें है टॉपिक्स मेजर 4 है, उसके अंदर काफी टॉपिक्स हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन एज कंपैरिजन इजी है। हाँ जी, नोट्स तो दिए ही नहीं इसके मैंने। आज तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हाँ, ह्यूमन कैपिटल के कल दिए थे, मैं कल दे दूंगी। तो जिसको ना थोड़ी प्रिंटिंग में आ गई थी दिक्कत, तो आज इसके भी निकाल लूंगी, उसके भी दे दूंगी। आपको जो दिए थे वो ठीक थे, जो मेरे पास थे वन साइड ठीक था, वन साइड वो सारा वो आ गया था, ब्लैंक आ गया था बीच में से। हाँ जी हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे, ट्यूसडे तक। हाँ हाँ, वेडनेसडे पे टेस्ट है। हाँ, टेस्ट सीरीज शुरू, वेडनेसडे से टेस्ट सीरीज इसी का ही है, रूरल डेवलपमेंट। तभी साथ साथ तैयारी रखना। चलो कॉपीज खोलो। रूरल डेवलपमेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपको ना पहले से चैप्टर होता था पॉवर्टी, जिसमें एक्सप्लेन किया होता था कौन से लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, कौन से अबव है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होता था। वो अब चैप्टर नहीं है। उसका एक पॉइंट उठाने, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन को हम 2 वे से डिफाइन करते हैं, एक कैलोरी बेसिस पे फूड और एक इनकम बेसिस पे रुपीस। एक लिमिट बना सेट होती है कि इतने कैलोरी, इतने रुपीस पर डे अगर कोई इंसान कमा रहा है और कंज्यूम कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, नहीं तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है। और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उन्हें हम पुअर कहते हैं, और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है वो नॉन पुअर होते हैं। रूरल एरियाज में हम ज्यादातर मान के चलते हैं कि वहां पे हमारे पुअर लोग रहते हैं, ठीक है। और रूरल का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है कंप्लीटली। जितना भी उन्होंने कमाना है, कुछ भी करना है, कंप्लीटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी ऑल ओवर इंडिया की अगर पॉपुलेशन बताएं, उसमें से 3/4 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है। बट एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बुरा हाल है, ये हमारी बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में हमने उस सेक्टर के बारे में कंप्लीटली पढ़ना है कि उन सेक्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। स्टिल वो चैलेंज क्यों है, स्टिल चीजें क्यों नहीं हो रही, सारा डिटेल में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आ गया रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। पहले रूरल एरिया क्या होता है? वो एरिया जो हमारा गांव वाला सेक्टर जिसे हम काउंट करते हैं। हमारे टोटल पॉपुलेशन में से 22%, ये लिख लो, आपकी बुक्स में नहीं मेंशन्ड है। हमारी टोटल पॉपुलेशन में से 22% अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ऑल ओवर इंडिया में से, मतलब 100% पॉपुलेशन में से 22% पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। हाँ जी, रूरल डेवलपमेंट है चैप्टर का नाम। रूरल 22% of total population is below poverty line. Agriculture contains maximum share in rural economy. Three by fourth कहाँ गया ये रहा, 3/4 of total population lives in rural areas. लिखो, 3 पॉइंट्स बोले हैं। पहले 22% पॉपुलेशन, दूसरा एग्रीकल्चर कंटेन्स मैक्सिमम शेयर, तीसरा 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। हाँ जी, हाँ जी,
ये आपकी बुक्स में नहीं है डाटा, इसलिए लिखवा रही हूँ। हाँ जी, एनसीईआरटी, संदीप गर्ग सबका ये डाटा, बेसिक डाटा सेम है। हाँ, आपकी बुक्स में नहीं गिवन। एनसीईआरटी के इंट्रो में होगा, देखो इंट्रो में है। अगर इंट्रो में नहीं है तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कई बार डाल देते होते हैं किसी, नहीं मिला। फिर से ये संदीप गर्ग में है, वैसे ये संदीप गर्ग बुक है, उसके इंट्रो के पहले पेज में ये गिवन है सर, यहाँ पे मेंशन है सर। जो नोट्स देती हूँ इसी के होते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ ये, ठीक है। हाँ जी, अब वो बता देते हैं, रुक जाओ। कल सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एडीएस चैप्टर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया हुआ, वो एडीएस चैप्टर करवाना है मैंने 2 घंटे, मुझे नहीं पता, आप देखो। रिवीजन जिनकी नीड है उनकी रिवीजन होगी टेस्ट से पहले, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जिनको आता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है इन चैप्टर में, इस चैप्टर में है क्या, तीनों चैप्टर्स में, उनके लिए क्लास है। चलो, अब बीइंग एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, वो होता है एक एक्शन प्लान। इस वे में हर एक चीज को चलाना, इस वे में एक्शन प्लान करना कि उनको अपलिफ्ट किया जा सके, उनमें सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस लगाया जाए। सोशो मतलब सोसाइटी बेस्ड, इकोनॉमिक मतलब अर्निंग बेस्ड, कि दोनों का बैलेंस हो, कि सोशली भी और मनी वाइज भी उनकी प्रोग्रेस हो सके, और उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपलिफ्ट किया जाए, उनमें डेवलपमेंट लाई जाए, ठीक है। ये होता है रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। जो आपकी बुक में है वो है, रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर एड्रेसिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ रूरल इकोनॉमी। दूसरी डेफिनेशन लिखनी है, वो लिख लो। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू, rural development refers to continuous and comprehensive मतलब डिटेल्ड, बहुत डिटेल तरीके में, बिकॉज ये सबसे ज्यादा शेयर करती है हमारी पॉपुलेशन का, सबसे ज्यादा लोग इसमें एंगेज है, तो इसे बहुत डिटेल में इसको सॉर्ट करना चाहिए, इसकी डेवलपमेंट बहुत डिटेल में होनी चाहिए, हर एक सेक्टर को, हर एक छोटी चीज को पकड़ के लिखना है। ब्रैकेट में लिख लो मीनिंग डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है डिटेल्ड। सोशो इकोनॉमिक, SOCIO हाइफन इकोनॉमिक प्रोसेस, SOCIO, सोशल का L काट दो, कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस to improve all aspects of rural life। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, टॉपिक लिख लो, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पॉइंट्स लिख लेना बस, हेडिंग, बाकी आपको मिल जाएगा। इसके हमारे पास है 5 पॉइंट्स। 5 वे से हम रूरल डेवलपमेंट को तरक्की करवा सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं, प्रोग्रेस उसमें कर सकते हैं। पहला, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, लिखो, है एनसीईआरटी में, आपकी बुक में नहीं है, टीआरजन में नहीं है ये। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स हमने अभी पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इंसान। इंसान को अब हम कैसे डेवलप करेंगे, अगर हम उसको पढ़ाई लिखाएंगे, उसकी हेल्थ पे खर्चा करेंगे, ठीक है, उसको प्रॉपर वर्क स्पेस, सैनिटेशन, हाउस, हर एक चीज अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसकी अपलिफ्टमेंट होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी। जितना वो अच्छे से रहेगा, जितना वो एजुकेटेड होगा, जितना वो हेल्दी होगा, उतना ज्यादा वो प्रोग्रेस करेगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आसपास बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज बेसिक,
अच्छा पानी, टॉयलेट्स, ये सब कुछ रूरल एरियाज में खुलने चाहिए, अच्छी सड़कें, हर एक चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो ताकि उनको ट्रेवल करने में, कुछ भी फैसिलिटी गेन करने में कोई दिक्कत ना आए। अगला लैंड रिफॉर्म्स, थर्ड पॉइंट लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे, ईव सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। उसमें क्या था, जमींदारी सिस्टम को खत्म करो। तब खत्म हुआ था लेकिन स्टिल अभी भी होता है, लोअर लेवल पे होता है, अभी भी होता है, उसको खत्म करो। लैंड सेटलमेंट क्यों नहीं होता, ठेके पे देते हैं, उनकी मर्जी, अब जितना मर्जी ले, अगर आप ऑफिशियली नहीं जा रहे हो, अनऑफिशियली जा रहे हो तो जितने मर्जी पैसे, ऑफिशियली पेपर वर्क ज्यादा हो तो उससे लोग बचते हैं, अनऑफिशियली फिर पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, जितना ये आपका क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ लैंड्स है, इन सारी चीजों को खत्म करो जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। खत्म होने के बाद, गवर्नमेंट स्टेप्स लेने के बाद अभी भी हैं, उनको स्टिल और खत्म करो। ठीक है, अगला रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करो, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए। उनको, जो पुअर फार्मर्स हैं, ये पुअर लोग हैं, रिच फार्मर्स नहीं, पुअर फार्मर्स, उनके लिए सब्सिडीज, उनके लिए इक्विपमेंट्स, उनके लिए बैंक्स, ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ सके। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज मतलब इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, सोलर पैनल्स लगाओ, एनर्जी सोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको डेवलप करो। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है, ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन इन सब को करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, बीइंग गवर्नमेंट, बीइंग इंडिविजुअल्स, बीइंग रूरल एरियाज में रहने वाले लोग, कुछ चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। वो हमारे पास दो टाइप ऑफ चैलेंजेस है जो आपकी बुक में मेंशन है, एक है लिंगरेज चैलेंज, एक है इमर्जिंग चैलेंज। हमने ये, इनके अंदर दो दो पार्ट्स हैं, हमने ये चार चीजें पढ़नी है, चैप्टर खत्म। पहला क्या है, रूरल क्रेडिट, कि उनको पैसे उधार पे कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पहला लिंगरेज चैलेंज, अगर आपको लिंगरेज आ रहा है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला आ गया आपका रूरल क्रेडिट, दूसरा आ गया मार्केटिंग। अब सामान तो बना लिया, हाँ, आपके पहले पेज पे 212 पे ऊपर देखो, जहां पे मीनिंग लिखा उसके नीचे लिखा 2 प्रिंसिपल्स ऑफ लिंगरेज चैलेंज, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इमर्जिंग चैलेंज, मिला? ये 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं हमने। लिंगरेज में 2 आ रहे हैं, रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग। अब सामान बना ले, उसको बेचे कैसे, कि हमारा सामान लोग खरीदें, लोगों को अवेयरनेस दें, मार्केट में जाएं, किस वे में बेचे कि हमें प्रॉफिट हो। तीसरा हमारा चैलेंज, जो आज के टाइम का चैलेंज है इसलिए इमर्जिंग लिखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, कैसे करें, कितने पैसे लगता है, फायदेमंद है, नुकसानदायक है, कैसे है, क्या सब कुछ है उसके बारे में। और फोर्थ, क्या हमें फार्मिंग से हटके कुछ और चीजें भी करनी चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर में पोल्ट्री कर ली, फिशरी कर ली, फिशेस को कर लिया, या क्या कहते हैं उसे, गायें रख ली, हेन्स रख ली, उनकी तरफ भी थोड़ा अपना शिफ्ट कर देना चाहिए एग्रीकल्चर से हटके, बिकॉज वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या हमें साइड बिजनेस या कोई और बिजनेस में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। लास्ट आपका द नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, क्या उसमें हमें डाइवर्सिफाई और वैरायटी लानी चाहिए अदर देन फार्मिंग। तो हमारी ये 4 टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स करेंगे आपका चैप्टर खत्म। जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है रूरल क्रेडिट, वो आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, अब रूरल क्रेडिट होता क्या है, वो वाला क्रेडिट जो फार्मर्स को उधार पे पैसे दिए जाते हैं। क्रेडिट मतलब उधार, रूरल मतलब जो फार्मर्स को या रूरल लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे क्रेडिट होते हैं 3 तरीके। यार ये क्यों आता है पेन बार बार हाथ में मेरे? हाँ वो पड़े होंगे आज भी वहां पे। चलो, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म होता है अप टू 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर फार्मर्स को या रूरल एरियाज को चुकाना पड़ता है। जैसे सीड्स के लिए ले लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए ले लिए, उधार ले लिया, उसी वक्त लिया, 2-4 महीने बाद चुका दिया, लेस देन 1 ईयर। मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर्स के बीच में जो होते हैं। ट्रैक्टर्स ले लिए, ठीक है, कुछ मोटर लगानी है, उनके लिए जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट जिसे हम काउंट करते हैं, जो 5 साल के बीच बीच में हम चुका सकते हैं। लॉन्ग टर्म होता है 5 to 20 ईयर्स, मैक्स 20 ईयर्स तक का लोन मिलता है, उससे ज्यादा का नहीं मिलता। लैंड खरीदनी है, लैंड को इंक्रीज करना है, वो खरीदनी है, उसमें अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। तो ये 3 तरीके के लोन्स है जो फार्मर्स लेते हैं अलग अलग वेज में, ठीक है, जिससे अकॉर्डिंग चाहिए उसे अकॉर्डिंग लेते हैं। इनको लेने के बहुत सारे सोर्सेज भी होंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट तो ये है, लेकिन इनको लेने के तरीके क्या है, कहां कहां से लोग ले सकते हैं। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, कहां कहां से ले सकते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट बना रही हूं, वो बना लेना। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ये कर दूं इरेज। हाँ जी हाँ जी, क्या टाइप्स ऑफ क्रेडिट, टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट, 3 टाइप्स हैं। जा, हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो ऑफिशियल नहीं होते, सुन लो क्या हो गया। 2 सोर्सेज हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो ऑफिशियल नहीं होते, बैंक्स वगैरह नहीं है, रिलेटिव से उधार ले लिया, ठीक है, आस पड़ोस से किसी नोन से उधार ले लिया, ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है। गांव में वो भी होते हैं जो ठेके पे देते हैं पैसे, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल क्या हो गए, ऑफिशियल सेक्टर्स, बैंक हो गया, नबार्ड हो गया, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने खोला हुआ है सब कुछ। अब एक चीज बताओ, एक फार्मर या फिर एक रूरल लोग की तरह सोचना, ज्यादातर लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स यूज करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स यूज करते हैं, क्यों? नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल महंगा होता है। बिकॉज, हाँ बिल्कुल ठीक, इंस्टीट्यूशनल में पेपर वर्क ज्यादा होता है और रूरल लोगों के पास इतना पेपर वर्क होता ही नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते। वो कहते इतने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पूरे करने बैठेंगे, मिलना है नहीं, छोड़ो। जबकि ये सस्ता है, ये महंगा है, लेकिन स्टिल वो यहाँ पे जाते बिकॉज यहाँ पे पेपर वर्क नहीं है, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो इसमें जाएंगी। सॉरी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाँ इसमें जाएंगी, इंस्टीट्यूशनल में है। पेपर वर्क तो उसमें भी चाहिए ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी काइंड ऑफ पंचायत है आपकी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो करना ही नहीं चाहते जो पेपर वर्क, जिनका है ही रेंट पे, वो पेपर वर्क क्या देंगे, उनको लैंडलॉर्ड से पहले साइन करवाने पड़ेंगे, वो करे ना करे, उनके लिए तो छोटा पेपर वर्क भी बहुत बड़ी चीज है। पता ही नहीं है क्या है। हाँ, उनको नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, इसके लिए वो यहाँ से बचते हैं, यहाँ भागते हैं। जबकि यहाँ पे महंगा है, अगर यहाँ पे 5%, यहाँ 12% होगा, लेकिन स्टिल वो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल के सोर्सेज क्या हैं? पहला आ गया मनी लेंडर्स, दूसरा आ गया रिलेटिव्स, तीसरा आ गया रिच लैंडलॉर्ड्स,
बुक में है ना आपके? और लास्ट आ गया ट्रेडर्स, विलेज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। मनी लैंडर्स जो पैसे उधार पे देते हैं, रिलेटिव्स रिश्तेदार, रिच लैंडलॉर्ड्स जिनकी जमीन है, उन्हीं से ही कह दिया कि भाई हमें थोड़ा उधार दे दो, कोई बात नहीं हम चुका देंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। विलेज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स जो मार्केट में लोग नहीं है जो उनसे खरीद रहे हैं माल, उनसे उधार ले लिए, ठीक है। कमीशन एजेंट्स जो बीच में आते हैं, कोई बात नहीं मैं तुझे इसे पैसे दिलाता हूं, तो बस मुझे इतनी कमीशन दे दी, उनके थ्रू ले लिया। तो ये सारे सोर्सेज हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो ऑफिशियल नहीं है, जिनमें पेपर वर्क बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इनके जो चार्जेस हैं, जो मतलब डेट के जो चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट होता है, वो बहुत हाई होता है एज कंपैरिजन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, बिकॉज इनको एक इनकी नॉलेज नहीं है और इससे ये भागते भागते, क्योंकि पेपर वर्क इसमें ज्यादा होता है, तो ये फेल हो जाता है। ये हमेशा रहता है, लेकिन एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा करता है। इस गैप के कारण कभी भी रूरल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती, हमारे विलेजेस, हमारे फार्मर्स हमारे डेवलप ही नहीं हो पाते, वो मार खाती खाते, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल पे आ जाओ, इसमें हमने इतना ही लिखना है नॉन इंस्टीट्यूशनल होता क्या है और इसके सोर्सेज क्या है। इन सोर्सेज को एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ नाम लिखना है, इसके बारे में बताना है, इसमें क्या क्या होता है, कि कोई पेपर वर्क नहीं है, लेकिन इसका वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और ये वेज जो डिटेल में करना है हमने ये करना है। इसमें भी 2-3 टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको मेंशन करवा दूंगी, वो तो ये कह लो आते ही आते हैं। चलो इंस्टीट्यूशनल में पहला आ गया आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, गवर्नमेंट, नबार्ड एंड लास्ट, हाँ जी, जो सिर्फ उनके लिए बने हैं, सिर्फ उनके लिए बने हैं, लैंड डेवलपमेंट, हाँ जी, नबार्ड की नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी उसी के लिए बना है। ये बैंक नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एनए मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, हाँ जी, एन ए इकट्ठा बना ना नेशनल, NAT नेशनल, NA यूज किया नेशनल के लिए, ठीक है। लास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसे माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, कहाँ गया, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी बोलते हैं। अच्छा, इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटिवली बहुत बार एग्जाम में आया है, वो ये है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। ये बहुत बार ही आया एग्जाम में। दूसरा आया नबार्ड,
ये दो अगर इन ओवरऑल की बात करें, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सब कुछ है लेकिन इन ये तो छोड़ने नहीं है, इनका अलग से 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो इनको अब बारी बारी पढ़ते हैं। पहला आ गया कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट होता है सभी गांव वालों ने मिलके एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाए हैं, रिच ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उनकी एक संस्था बनाई है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, काइंड ऑफ पंचायत, ठीक है, काइंड ऑफ पंचायत, लेकिन पंचायत नहीं होती, एग्जाम्पल ले सकते हो पंचायत, ठीक है। वो ग्रुप जिनको नीड है उनको क्रेडिट देती है विद पेपर वर्क, विद फॉर्मेलिटीज, विद कुछ ना कुछ अपने उस पे गिरवी रख के। हाँ चलो ऐसे कह लो, ठीक है, क्लियर हुआ पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट। रुक जा, ये करना मैंने करना है अभी, टाइम पे हुआ है ना, पढ़ाना टाइम, ये टॉपिक करवाना है बच्चा, आपका सिलेबस पूरा नहीं होना ऐसे। दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, वो बैंक्स जो सिर्फ लैंड डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। बेसिकली ये बैंक्स सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, ना मीडियम टर्म देते ना शॉर्ट टर्म देते, सिर्फ लैंड की डेवलपमेंट के लिए जो बैंक्स बने हैं वो बैंक सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने के लिए बने हैं, वो वाले बैंक्स लैंड डेवलपमेंट के बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो नॉर्मल बैंक्स हैं, सबसे पहले एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बना था, अब ये नॉर्मलाइज हो चुका है, बट सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बना था, जो इकलौता कमर्शियल बैंक था जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करता था। अब सभी हैं, अब नॉर्मल कमर्शियल बैंक से भी जाके एग्री मतलब रूरल वाले उधार ले सकते हैं अगर कहीं और ना मिले। अगला रीजनल रूरल बैंक्स, वो बैंक्स जो स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में ही बने हैं, ये शहर में आके बन गए, ठीक है, शहर में आके उधार ले लिया, ये वहीं के बैंक से जाके उधार ले लिया। अगला बच्चे जो गांव में बैंक्स बने हुए हैं, जो वहां के लोकल बैंक्स हैं, ठीक है, लोकल भी तो बैंक्स खुले हैं ना, वो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। कमर्शियल बैंक जो शहर में बैंक्स बने हैं वो इसमें काउंट होते हैं, क्योंकि वहां के लोग यहाँ पे आके भी तो रहते हैं, तो यहाँ से भी तो लोन लेते हैं ना, दोनों सेम ही है, काइंड ऑफ दोनों सेम ही है, बस फर्क ये है वो ये शहर में होते हैं, ये थोड़े गांव में होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है उन्होंने। गवर्नमेंट से कैसे कर सकते हैं, पेपर वर्क दे दिया, हमें ये सब्सिडी दे दो, हमें ये थोड़ी छूट दे दो, हमें ये चीज फ्री में दे दो, राशन फ्री में लेते हैं, राशन कार्ड्स बने हुए हैं, ये तो गवर्नमेंट से भी वो लेते हैं। NABARD, दिस इज नॉट अ बैंक, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो बनी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है, ये कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक सभी की स्ट्रेंथ को लेके चलती है। इनमें जितने पेपर वर्क है उससे कम पेपर वर्क इसमें है, ठीक है, और ये इजीली फार्म सेक्टर को या नॉन फार्म सेक्टर को फाइनेंशियली पैसे देती है। ये सभी एग्रीकल्चर बेस्ड है ना, ये उनके लिए है जो एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहे हैं, फिशरी का कर रहे हैं, पोल्ट्री का कर रहे हैं, बाकी जो कर रहे हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये है ये तो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए है। हाँ, ये कंप्लीटली वही है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ, ओवरऑल पूरे रूरल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सबसे इंपॉर्टेंट होगा बच्चा, बता देती हूँ आपकी बुक में कौन सा पॉइंट है। NABARD दिया ही नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन इंपॉर्टेंट है, आता है ये है बच्चा। अगले पेज पे देखो, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है ऊपर, मिला, ये दिया हुआ है, ये हो ही नहीं सकता ना दिया हो, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन, शिवांश चुप ही नहीं होना अगर मैं समझा रही हूँ कुछ, इतनी कौन सी तेरी बातें होती है जो खत्म ही नहीं होती, मुझे बता दे, मेरे से कर बातें,
मैं बैठी हूँ यहाँ पे, कर मेरे से बातें कर, मेरे से करता नहीं है बातें तू, दस कर बोल। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सेल्फ फाइनेंस के लिए, सेल्फ को एम्प्लॉय करने के लिए जो ग्रुप्स बने, एग्जाम्पल देती हूँ। अब यहाँ पे आप सभी बैठे हो, आप सबने काइंड ऑफ छोटी सी कमेटी डाल ली, छोटे सा ग्रुप बना लिया, जिसने आप सबने 1000 रुपए डाल दिए। ठीक है, मान के चलो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे ने 1000 रुपए डाले, तो कितने हो गए? 10,000 हो गए। अब उस ग्रुप में से किसी एक को चाहिए, उस ग्रुप में से किसी एक को 2000 या 3000 का क्रेडिट, ये लो। ठीक है, उस ग्रुप में से किसी एक को या किसी दो को 2000 या 3000 का लोन चाहिए। अच्छा क्या हो रहा है? हाँ तो यही है, यही है, वही है, वो तो उसमें भी होते हैं ना, सुन तो लो। हाँ बोल। वो लग गया, वो आएगा आगे, वो लग गया। तो टॉपिक्स तो वही हैं, घूम घूम आगे आपको डिटेल में आएंगे बस आगे जाके। ठीक है, तो आपको 10,000 में से मान के चलो किसी को 3,000 का लोन चाहिए, तो वो एक मिनिमम सा इंटरेस्ट रख के वो 3,000 उस बंदे को लोन दे देंगे। ये जरूरी है वो बंदा इस ग्रुप में से होना चाहिए। तो काइंड ऑफ आप अब के टाइम पे किट्टी पार्टी बोल लो, कमेटी बोल लो, किट्टी पार्टी नहीं कमेटी काउंट होगी ये। किट्टी पार्टी और कमेटी में फर्क है, किट्टी पार्टी हर महीने दी जाती है, कमेटी होती है जिसको नीड है वो उठा ले थोड़े से पैसे कटवा के। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये कमेटीव डालते हैं, वो अपने आप में एक ग्रुप बनाते हैं अपने एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ताकि एक दूसरे को एम्प्लॉय किया जा सके। उसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। बहुत छोटा माइक्रो लेवल पे क्रेडिट का उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि अगर किसी को भी उधार चाहिए तो वो दिया जा सकते। वो 3,000 जैसे उन्होंने 3,000 दे दिया, हर महीने में 200 या 500 लेके उन्होंने वसूल कर लिया विथ लिटिल इंटरेस्ट। उसके बाद किसी और को चाहिए, किसी और को दे दिया, वो 10,000 ही घूम रहे हैं। ठीक है, वो 10 लोगों के 1000 ही घूम रहे हैं, लेकिन जिसको चाहिए उसको इकट्ठा करके दे दिया। क्लियर हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपकी बुक में इतना बड़ा ये बना के दिया हुआ, यही लिखा है उसमें। ठीक है, इसमें वही है जो आपकी मिनिमम सेविंग्स है, सेविंग्स में से कुछ पार्ट कर लिया, इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, रीजनेबल इंटरेस्ट पे दे दिया। ये शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू हुआ था 10,000 से 15,000 की एक पहली कमेटी बनी थी, उसके बाद ये 2.5 लाख वाली कमेटी पे भी गया। अलग अलग बने हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही होते हैं ग्रुप्स। वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि हम इतना डाल रहे तो आप भी हमारे ग्रुप में इतना डालो। गवर्नमेंट डालती है 10,000 से 15,000 और 2.5 लाख तक गवर्नमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के फाइनेंस के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में, इन मई 2019 नियरली, अब ये आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वुमेन के लिए बने, स्पेसिफाइडली जो वुमेन के लिए बने, वहां पे गवर्नमेंट हेल्प करती है। 54 lakh women self-help groups with almost 6 crore women in India as the member are operating across different rural areas. About 10 to 15,000 per self-help group and other 2.5 lakh per self-help group as a committee investment support fund are provided as the part of renovating fund to take the self-employment for income generation. सपोर्ट करने के लिए, वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए, जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है उनको अपलिफ्ट करने के लिए। कर रहे हैं, हाँ पर्सनल कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल कंजप्शन के लिए भी एट द एंड वो इंडिया का पार्ट है, तो रूरल एरियाज में जो बहुत पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो गवर्नमेंट का समवेयर बनता है, लेकिन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गवर्नमेंट वो होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं। ये ऐसे ही कोई नहीं बना सकता, आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई करवा के ही बन सकते हैं, तभी ये इंस्टीट्यूशनल में आता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल में नहीं आता। दीज आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड ग्रुप्स। ये वही सेम है, ये फॉर्मल या इनफॉर्मल है। क्या फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल का पार्ट है? हाँ
They have emerged to fill the gap in formal credit system because formal credit system has not only proved inadequate. कहाँ पे लिखा है? NCR. अच्छा रुक, इंस्टीट्यूशनल का पार्ट है। ये फॉर्मल एज फॉर्मल में नहीं आते, जो फॉर्मल के जो ये वाले हिस्सों में, हाँ ये वाला हिस्से ये सारे फॉर्मल, ये बैंकिंग सेक्टर का आ गया। बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने फॉर्मल बोला है। जो लोग इन हिस्सों में से समवेयर पैसे नहीं ले पाते हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से अपने क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? बुक्स बंद कर दी? अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने टॉपिक पूरा करवाना है, मैंने पहले बोला है। कहाँ हुआ? अभी तो सोर्सेस पढ़े हैं, अभी कहाँ बच्चे? बाकी नहीं करने, मैंने 4 टॉपिक्स बोली, एक टॉपिक तो पूरा करो। सोर्सेस हो गए, इन नॉन इंस्टीट्यूशनल ये हैं, इंस्टीट्यूशनल ये हैं। इंस्टीट्यूशनल में से जो ये हैं, ये आपके फॉर्मल हैं। ये फॉर्मल में काउंट नहीं होता, ये नॉन फॉर्मल है। वो भी नॉन फॉर्मल है सारे, ये फॉर्मल है, ये सारे फॉर्मल है, ये नॉन फॉर्मल है। ये फॉर्मल में से जो लोग नहीं ले पाते, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है। ये जो फॉर्मल में से नहीं ले पाते उनके लिए बने। कितना पड़ेगा? बस सुनी जाओ, अभी 10 मिनट और लगेंगे आपको। ठीक है, अगले बच्चे 46 हुए हैं अभी, 10 मिनट है ना, शांति ना पढ़ लो, जाने देना मैंने। चलो, इसके बाद आ गया रूरल बैंकिंग, जो भी ये सारा सिस्टम है, इसकी अप्रेजल, इसके ड्रॉबैक्स, और एक छोटा सा आपके लिखा है, यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा, तनवा ग्रुप देखना, लिखा है कहीं पे, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर लिखा है कहीं पे, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लिखा है, तनवा जनधन योजना वो बात की बात है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से पहले ही होगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग छोटा सा टॉपिक रह गया आपका, सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जनधन योजना उसका पार्ट है। चलो आगे आ जाओ, इधर वो लिखवा देंगे आपको। उधर है एनसीईआरटी में तनवा तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर है, ये आना है। चलो, अब रूरल बैंकिंग की फायदे क्या है और नुकसान क्या है, थोड़ा उधर आ जाओ। पहला आ गया, यहाँ पे जो वहां से महंगे लोन मिलते हैं उसके कंपैरिजन इधर सस्ते लोन मिलते हैं। बैंकिंग में हमारे पास सस्ते लोन मिलते हैं एज कंपैरिजन, या फिर जो लोग क्रेडिट नहीं ले पाते, जिनको पैसों की जरूरत है, वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू उधार लेके अपना काम चला सकते हैं। पहला बेनिफिट ये है। दूसरा, जितना भी बफर स्टॉक हमारे पास बचता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट खरीदती है, ताकि जब जो भी डिजास्टर्स आते हैं उसमें या राशनिंग सिस्टम में हमारा उसमें काउंट होता है, तो वो भी उनसे खरीदना भी तो गवर्नमेंट, इसी इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट आ गया ना। ठीक है, अगला हमारे पास आ गया, इसमें चीपर रेट्स में मिलते हैं और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी इंक्रीज होती है। अब इसके नुकसान क्या क्या है? पहला नुकसान, रूरल क्रेडिट जितना मर्जी बढ़ाई जाओ, स्टिल वो इनसफिशिएंट ही रहेगा। क्यों? गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा भी पैसे नहीं है कि रूरल क्रेडिट पे बहुत ज्यादा दे सके, बिकॉज उसको कम रेट पे देना पड़ता है और वापिस करने वाले लोग इतने ज्यादा नहीं होते, वो वापिस कर ही नहीं पाते। जैसे नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स तो वापिस कर पाते हैं ना लोग, रूरल क्रेडिट तो वापिस ही नहीं कर पाते आधे से ज्यादा लोग। तो गवर्नमेंट कितना पे कर लेगी, कितना दे देगी, बिकॉज एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन रेनफॉल। रेनफॉल नहीं है, वो हाथ खड़े कर देंगे, भाई हम जान दे देंगे, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते। पहला, इनसफिशिएंसी। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑल ओवर रूरल एरियाज को कवर करने में फेल हो जाता है, बिकॉज इसमें पेपर वर्क चाहिए,
वो कहीं नहीं दे पाते, उसमें अगर पेपर वर्क नहीं चाहिए तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लोग नहीं पे कर पाते, ठीक है। तो ऑल ओवर सभी एरियाज को कवर करने में फेल हो जाता है। दूसरा, प्रॉपर उसमें जो सैनिटेशन है फार्मर्स के लिए चाहिए, उसके लिए भी लोन होते हैं, वो फेल हो जाती है। वहां पे जो प्रोग्राम्स बनने हैं, या कह लो वहां पे टॉयलेट्स बनने हैं, या सड़कें बननी है, या चीजें बननी है, उसके लिए प्रॉपर लोन सेंक्शन नहीं हो पाते। अगर लोन सेंक्शन होते क्या कहते हैं, करप्शन के कारण लोग खा जाते हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती, ठीक है। पुअर फार्मर्स या मार्जिन फार्मर्स के लिए कम ध्यान दिया जाता है, बिकॉज समवेयर बैंकिंग एक मोटिव के साथ भी लेके चलती है कि हमें थोड़ा प्रॉफिट हो। अगर सिर्फ और सिर्फ पुअर फार्मर्स को देते रहेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, रिच फार्मर्स को देंगे तभी मिलेगा। रिच फार्मर्स के पास पेपर वर्क भी होता है, तो समवेयर लो फार्मर्स के पास लेस अटेंशन उनके पास जाती है और उनको प्रॉपरली हेल्प नहीं मिल सकती, ठीक है। ओवरड्यूज, बार बार ओवरड्यूज होते रहते हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया, या पे ही ना कर पाना। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब एक बार लोन ले ले उनको दोबारा लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि पुराना लोन इतना बड़ा होता है वो पे ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इस पे पेपर वर्क होने के कारण इस पे ना जाके ज्यादा वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे जाना प्रेफर करते हैं। इन चीजों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने 2-3 योजनाएं बनाई हैं, ठीक है। एक आपका आ गया जनधन योजना, जिसमें उन्होंने कहा है हर महीने वुमेन को इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, एक तमिलनाडु ने तनवा ग्रुप शुरू किया था, तमिलनाडु ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था वुमेन को पावर करने के लिए, वुमेन को नॉलेज देने के लिए, और उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर टेक्निक्स वुमेन को सिखाई थी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते वो वुमेन को सिखाया गया था, ताकि सिर्फ मेल्स नहीं वुमेन भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, वो भी खेती बाड़ी करे। अगर उन मेल अवेलेबल नहीं है तो उनको भी ट्रैक्टर चलाना आता हो, उनको भी पता हो क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे सारी चीजें करनी है, सिर्फ घर का काम करने जितना ना रहे, ठीक है। अब इनको ठीक करने के लिए कैसे किया जा सकता है, बैंकिंग थोड़ी अपनी फॉर्मेलिटीज कम करे, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं वो थोड़ा सिर्फ बाकी चीजों पे भी ध्यान दें, सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें ना करें, वो बाकी चीजें भी सोर्स ऑफ लिविंग भी ढूंढे, ताकि उनको थोड़ी इनकम सोर्स बन सके। क्लियर हुआ? ये आपका टॉपिक था रूरल क्रेडिट का।